चलो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जैसे अगर मान लिया जाए लीनियर मोशन की बात करें, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं एम मास का पार्टिकल है, एम मास का बॉडी है, ठीक है। तो अगर ये एम मास का बॉडी है, ठीक है ना, तो एम मास का बॉडी है। अब इसके पास जितना ज्यादा मास रहेगा, इसके पास जितना ज्यादा मास रहेगा, वो उतना ही लेट करेगा अपने पोजीशन को चेंज करने में, ठीक है। उसे मतलब इनर्शिया का इसमें अगर प्रॉपर्टी रहेगा, तो इनर्शिया का प्रॉपर्टी क्या कहता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट इट्स लीनियर स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो उसी तरीके से और और इनर्शिया के प्रॉपर्टी को मेजर कौन करता है, मास, ठीक है ना। उसी तरीके से जितना देखो, जितना कोई बॉडी जिसका बहुत ज्यादा हेवी रहेगा, तो उसको उस बॉडी का स्टेट को आपको चेंज कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं रहेगा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, मतलब उसके उसमें एक्सेलरेशन लाने के लिए आपको उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लाना लगाना पड़ेगा। तो ये था मास की बात, ठीक है। और मास कहाँ देख रहे थे हम लोग, लीनियर मोशन में, ठीक है। और यहाँ पर जो रोल मास प्ले करता था लीनियर मोशन में, वही रोल प्ले करेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये कहीं ना कहीं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, टू चेंज इन इट्स रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर मान लो कांस्टेंट ओमेगा से अगर मूव कर रहा है, अब इसके ओमेगा को चेंज करना है, तो वहां पर आपको फोर्स लगाना पड़ता था लीनियर में, लीनियर वेलोसिटी में मोशन लाने के लिए, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता था। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो ये जो टॉर्क लगाना पड़ता है ना, तो जितना कितना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़े सो दैट कि इसके ओमेगा में चेंज लाए, वो बताता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ ए बॉडी इज अ मेजर, इज अ measure of its ability, of its ability to resist, to resist change in, to resist change in its rotational state, rotational state of motion, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब उसके मतलब वो सेम रोल प्ले कर रहा होगा जो मास करता है लीनियर मोशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि it plays same role, it plays same role in rotational motion, rotational motion, ये सेम रोल प्ले करेगा रोटेशनल मोशन में, ठीक है ना, एज मास प्ले इन लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन में जो मास अपना रोल प्ले करता है, वही रोल यहाँ पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मान के चलो 10 न्यूटन, ठीक है। इसका मास कितना है, 1 kg, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका मास हम बढ़ा दें, यहाँ पर मास कर लेते हैं 10 kg, तो यही एक्सेलरेशन घट करके कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब इसमें इस फोर्स के लगने के वजह से, इस फोर्स के लगने के वजह से इसमें क्या एक्सेलरेशन आ रहा है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, इसका मास, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई बॉडी होगा, ठीक है ना, इस पे अगर यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, टॉर्क, ठीक है। यहाँ पर आप अगर मतलब यहाँ पर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी दूरी पे जो फोर्स लगाते हैं, तो उसके वजह से बॉडी रोटेट करता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली मान के चलो जो फोर्स है यहाँ पर क्या रहता है, टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक में जस्ट उसको पढ़ेंगे। तो टॉर्क के वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, ठीक है ना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है ना। जितना ज्यादा टॉर्क उतना ही ज्यादा ये रोटेट करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर टॉर्क सेम कर दिए, अब उसके बाद अगर इसका मास ज्यादा हो जाए, ये बहुत हेवी हो जाए, ठीक है ना, तो क्या इसको सेम एक्सेलरेशन मिलेगा, नहीं, एक्सेलरेशन सेम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रोल प्ले करता है मास वाला, वो कौन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है।
तो फिर हम लोग देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं। तो देखो, अगर मान लिया जाए आपका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पर एक m मास का बॉडी है, ठीक है, यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r, ठीक है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर, वेयर यहाँ पर r जो है वो क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किससे, बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये चीज होता है ना। अब देखो यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, ये पहला केस। अब इसके बाद अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर ले आए इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, और यहाँ पर एक मास हो गया m1, ठीक है, उसी तरीके यहाँ पर एक मास हो गया m1, यहाँ पर दूसरा मास हो गया m2, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लिया जाए तीसरा मास हो गया m3, ठीक है, इस पूरे यहाँ पर, और ये अगर मान लिया r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है, ये r3 डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जब रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेंगे, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस I इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल mn rn स्क्वायर, ठीक है, rn का स्क्वायर mn rn स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है ना, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो आपको बताते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर लाइक एक m मास का बॉडी है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ठीक है, अगर इस बॉडी को अगर आप थोड़ा सा आगे मूव करा दे, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है आपका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। अब इस अगर बॉडी को देखो, इस बॉडी को अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करा दोगे, ठीक है ना, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये बॉडी है, ठीक है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे अगर इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा दे रहे हैं, चाहे यहाँ पर आ जाए, तो क्या ये डिस्टेंस आर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मास भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, डज नॉट चेंज, does not change, moment of inertia does not change when particle is when particle is shifted parallel to the axis, अगर पार्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर मूव करेगा, यहाँ पर जैसे अगर मान लो m मास का बॉडी है, ये v वेलोसिटी से अगर ऐसे मूव करेगा इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो तो यहाँ पर ये कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पर इस चीज को क्या यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर ये जो r है वो जो होगा r डज नॉट चेंज, इस वजह से ऐसा चीज होता है, ठीक है। अब उसके बाद और दूसरा क्या कंडीशन है, when it is rotated, when it is rotated, ठीक है, when it is rotated about axis of rotation, about axis of rotation, ठीक है, जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर चेंज करेगा इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा कि ये रेडियस जो होगा वो चेंज नहीं हो रहा होगा, आर डज नॉट चेंज, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी आपको बताए थे m1 यहाँ पर था, m2 यहाँ पर था, ठीक है। अब अगर इसी का अगर हम यहाँ पर कई एक्सिस बनाते हैं, एक एक्सिस ये बनाते हैं, इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एक्सिस ये बनाते हैं 2, और यहाँ पर ये तीसरा एक्सिस बनाते हैं क्या, 3, ठीक है ना। अब आपको तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताते हैं, ठीक है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है, ठीक है ना। तो देखो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसको I सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है,
आई अबाउट वन एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना वो x1 इधर ले लो और ये हो गया आपका x2, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, देखो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो एक ये बॉडी है, वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, तो इसके ड्यू टू यहाँ पर r क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो दूसरा बॉडी जो है वो कितने दूरी पे लाई कर रहा है यहाँ पर, तो x1 प्लस x2 दूरी पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर m2 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सिस के अबाउट। सेकेंड एक्सिस के अबाउट, ये तो आपका सेकेंड एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एडिशन, जैसे मास में एडिशन करते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे ना, तो सारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक ही एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है एडिशन एंड subtraction of moment of inertia takes place about same axis, ठीक है। सेम एक्सिस के अबाउट ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड केस में देखो, तो सेकंड केस में क्या है कि एक बॉडी जो m1 है वो कितने दूरी पे है आपका, यहाँ से x1 दूरी पे है, दूसरा बॉडी क्या है m2 जो है वो यहाँ पर कितने दूरी पे, x2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से थर्ड केस में देखेंगे, ये तो आपका सेकेंड केस हो गया, ठीक है ना, और ये आपका फर्स्ट केस है, ठीक है। थर्ड केस में देखो एकदम सिंपल सिचुएशन, थर्ड केस में क्या है, m1 यहाँ पर है, m2 यहाँ पर है, एक्सिस आपका ये है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया, x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 डिस्टेंस पे हो गया ये, है ना। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू m1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू m2, ठीक है। अब m1 जो है वो कितने दूरी पे है, तो x1 प्लस x2 दूरी पे है, तो उसके ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया, और m2 जो है वहां पर जीरो, डिस्टेंस कितना है 0, तो आपका रिलेशन आ जाएगा m1 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के बदलने से क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ बॉडी, ठीक है। एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट नहीं रहता है, सेम बॉडी और अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये फिर डिपेंड करेगा किस पे, तो ये जो डिपेंड करेगा डिपेंड्स और वेरीज, चेंज भी करेगा किस पे, वेरीज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर और किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या है, m एंड r स्क्वायर, ठीक है, m और r स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों पे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा है कि हेवियर अगर बॉडी होगा, हेवियर द बॉडी, ठीक है, लार्जर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्जर विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दूसरा चीज ये, मतलब जितना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, ठीक है ना, जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूर होगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। मोर is its distance from axis of rotation, ठीक है, more will be moment of inertia, more will be moment of inertia। अब इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए आप एक, यहाँ पर ये आप बना लिए एक बॉडी है, ठीक है, और एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस आपका
ये है, ठीक है, एक एक्सिस आपका ये है ऊपर में। एक सेकेंड रुक जाओ। एक एक्सिस आपका ये है और दूसरा एक्सिस ये है, ठीक है ना, एक ही बॉडी है यहाँ पर, इस ये ट्रायंगल, ठीक है ना, एक एक्सिस ये हो गया, दूसरा एक्सिस ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सिस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ मास जो है वो एक्सिस से ज्यादा दूरी पे है, ठीक है। और अगर हम दूसरे सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर क्या है आपका, इस तरीके का सिचुएशन है। यहाँ पर क्या है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ मास जो है एक्सिस से नजदीक है और बहुत कम अमाउंट ऑफ मास जो है ना वो एक्सिस से ज्यादा दूरी पे है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई विल बी क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है। और यहाँ पर आई जो होगा वो क्या होगा आपका, आई विल बी लेस, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद आप हम लोग को एक चीज और सीखना है, क्या है सीखना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या स्केलर क्वांटिटी है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो ये बात समझते हैं, ये वेक्टर तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कि क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इसका एक्सप्लेनेशन होगा, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, सो नो, इट इज इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कोई स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो जा रहा है डिफरेंट डायरेक्शन के अबाउट, ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में इट्स वैल्यू चेंजेज, इसका वैल्यू जो है वो चेंज कर जा रहा है, मैग्नीट्यूड ही चेंज कर रहा है विथ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है ये, तो ये है इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग इस चीज के बारे में पढ़े होंगे कि जो वेक्टर ना हो, जो स्केलर ना हो, वो क्या होता है आपका, टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एग्जांपल है टेंसर क्वांटिटी का, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग को समझना जरूरी है, किसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग चलते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अभी हम लोग एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, देखो यहाँ पर एक बॉडी है, दूसरा बॉडी आपका यहाँ पर है, तीसरा बॉडी यहाँ पर है और चौथा बॉडी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब सबका मास जो है ना हम m लिए हुए हैं, क्या, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस जो है उसको हम लोग कह रहे हैं 1, ठीक है। तो इस अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है हम लोग को, a रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रखा है, a, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के 4 कोने पे क्या है आपको, मास यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये सब सारे जो है m जो है सारे पॉइंट मास है, क्या है आपके, पॉइंट मास है, ठीक है ना। तो देखो इसमें से किसी एक को a मान लो, यहाँ पर इसको b मान लो, यहाँ पर इसको c मान लो और d मान लो। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A जो है, ये बॉडी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है और ये है क्या, पॉइंट मास, ठीक है। तो पॉइंट मास है, मतलब यहाँ पर r 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, m इंटू 0 का स्क्वायर। उसी तरीके से d का भी वही सिचुएशन होगा, m इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कितना लिखोगे यहाँ पर, ma स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, ma स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2ma स्क्वायर, ठीक है। तो I1 हो जाएगा आपका इतना, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट काम कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक एक्सिस और बना लें, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं क्या, 2, ठीक है ना। तो I2 अगर आपको निकालना पड़े,
तो देखो यहाँ पर चारों बॉडी, ये बॉडी भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे कितना हो जाएगा a/2, ये भी क्या है a/2, तो सारे के सारे जो है ना वो a/2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी a/2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है और सबका मास सेम है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो I2 का इस तरीके से निकल गया। अब हम लोग तीसरा सिचुएशन बनाते हैं ये इस एक्सिस के बाद, ठीक है ना। तो तीसरा सिचुएशन थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मास ऐसे है, दूसरा मास ऐसे, इसको अटैच कर दिया इस तरीके से, तीसरा मास ऐसे और चौथा मास ऐसे, ठीक है ना। और एक्सिस हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक m मास हो गया, यहाँ पर भी m मास हो गया, यहाँ पर भी m मास हो गया, यहाँ पर भी m मास हो गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है, a है, ये डिस्टेंस आपका क्या है। तो अब इस सिचुएशन में आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो a b c और d, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर IB और ID का वैल्यू क्या लेंगे आप लोग, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है और यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा, आपको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये अगर स्क्वायर रहा, अगर ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये करना होगा कि आप ऐसे काम कर लो, देखो अगर यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a, ठीक है। यहाँ पर वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a, ठीक है। अब उसके बाद इसके इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो इसको तो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, √2a/2, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √2a/2, दैट मींस a/√2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2। तो यहाँ पर I नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I नेट इज इक्वल टू m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, एक के ड्यू टू दूसरे के ड्यू टू कितना, तो 2ma²/2, यहाँ से आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ma²। तो इस तरीके के अगर वेरिएशन होंगे तो आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। आपको क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखेंगे यहाँ पे। अब अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे बॉडी के बारे में निकालना हो जिसका मास डिस्क्रीट नहीं हो, जिसका मास कैसा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लाइक जैसे अगर रॉड की अगर हम बात करते हैं, रॉड में क्या होता है, मास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर जैसे यहाँ पर हर एक पॉइंट पे मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आप कैसे काम करोगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं उस बॉडी को इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है ना। उसको इनफाइनाइट स्मॉल छोटे 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 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई एक पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है ना, कोई एक कंसीडर वन सच पार्ट एंड फाइंड इट्स मास, ठीक है। तो उस छोटे से पार्ट को कंसीडर करो, उसका मास निकालो, तो उसका मास हम लोग क्या लेते हैं, डीएम, ठीक है। अब वो डीएम मास जो है वो एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पर अगर होगा तो उसके ड्यू टू छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डीएम इंटू x², ठीक है। अब उसका एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। अब उसके बाद अगर यहाँ पर भी एक बॉडी है, उसका भी मास डीएम होगा, वो भी किसी डिस्टेंस पे होगा, तो उसके ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। तो इस तरीके से हर एक छोटे छोटे एलिमेंट के ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना रहेगा। अब सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब सम करोगे तो आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अब जिसको छोटे छोटे पार्ट में अगर डील कर रहे हो तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाता है, तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, समेशन इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होता है इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिमिट इस तरीके से रखना है सच दैट कि पूरा बॉडी कवर हो जाए, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को डील कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग चीजों को डील करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज करा, पुट लिमिट सच दैट दिस स्मॉल पार्ट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू कवर अ कंप्लीट बॉडी, ठीक है ना। अब देखो इसको कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो वहां से हम लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे, बॉडी कैन बी, बॉडी जो होंगे वो क्या होंगे आपके, वन डायमेंशनल भी बॉडी होंगे, टू डायमेंशनल बॉडी भी होंगे और थ्री डायमेंशनल बॉडी होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको रॉड मिल जाएगा, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे जो होगा वो कौन हो जाएगा, लाइक डिस्क हो गया यहाँ पर आपका। थ्री डायमेंशन के केस में यहाँ पर आपका स्फेयर हो जाएगा,
इट कैन बी सॉलिड और सॉलिड स्फीयर एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब जगह एक मास पर यूनिट लेंथ करके आपको डेंसिटी बताया गया है, ठीक है ना, जिसको यहाँ पर हम लोग सिंबल लेते थे लैम्डा। सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में आप लोग देखना ये चीज रहेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, रो, ठीक है। ये हो गया लैम्डा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर रो। अब लैम्डा के केस में क्या हो जाएगा, m अपॉन l, मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे इस रॉड में, मतलब इस dx थिकनेस में कितना मास होगा, ठीक है, तो उस मास को अगर हम लोग dm लेंगे तो dm बराबर कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। उसी तरीके से यहाँ पर dm निकालोगे तो क्या लिखेंगे, मतलब अगर छोटे से एलिमेंट का अगर एरिया dA है तो उसमें ये सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको dm का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर dm का वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका था, अप्लाई था हम लोग रो इंटू dv। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, हर एक केस में dm का वैल्यू निकाल लोगे, और उसके बाद फिर dm स्क्वायर, dm ये फॉर्मूला लगाना है, dm इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स, है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग रॉड का, ठीक है। एक रॉड हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब रॉड का आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, यहाँ पर ये कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, ठीक है ना, मास यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक सेकंड रुको, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका मास ले लिया m, इसका लेंथ कितना है, मान लेते हैं l है, ठीक है। चलो, अब अगर यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है। इसका थिकनेस कितना लेंगे, dx थिकनेस, कितने दूरी पे, तो x डिस्टेंस पे ये dx थिकनेस होगा। अब इसका जो मास होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, dm, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, m/l। उसके बाद क्या करोगे, dm निकालोगे, तो dm बराबर कितना होता है, लैम्डा dx, राइट, दैट मीन्स m/l इंटू dx, ठीक है। अब उसके बाद उसके ड्यू टू di निकालोगे, तो di बराबर क्या होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेट में, यहाँ पर नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा di को। तो यहाँ पर dm के जगह पे आप क्या लिखोगे, m/l एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन से ये दोनों बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सब सारे क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो x अगर देखो सबसे जो इस कोने पे जो पॉइंट मास लाई कर रहा होगा, इस कोने पे जो पॉइंट मास लाई कर रहा होगा, ठीक है ना, उसको उसका मोमेंट, इसको कवर करने के लिए x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, और सबसे इस कॉर्नर पे लाई करने वाले मास के लिए x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, l, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पर m/l और इंटू यहाँ पर आपका क्या आएगा, x³, तो फिर यहाँ पर l³/3 आएगा। तो फिर फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपका क्या, ml²/3। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ml²/3, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे कि रॉड सेम रखते हैं, ठीक है, रॉड हम लोग सेम रखते हैं, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देते हैं, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, है ना। इसका मास अभी भी m है और लेंथ l अभी भी है, ठीक है। और ये जो है, मतलब इसका ये एंड जो है ना, l/2 इधर भी है और इधर भी इसका l/2 डिस्टेंस पे। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर मिड पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पर और करके मिड पॉइंट भी और मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना पड़े तो क्या करोगे, फिर से आप सेम काम क्या करेंगे, आप लैम्डा इज इक्वल टू फिर से मास बटा l, फिर से dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा dx, और लैम्डा dx और लैम्डा की जगह पे आप क्या करोगे, m/l dx करोगे, सिंपल। यहाँ पर फिर i निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर फिर से dm इंटू एक्स स्क्वायर करोगे, है ना। तो dm इंटू एक्स स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, m/l x² dx,
ठीक है, तो सब कुछ, सॉरी, हाँ सही है, सब कुछ तो एज इट इज रहेगा, बस खाली यहाँ पर लिमिट में चेंज आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर इसको मान लो, अगर ओरिजिन मान लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे, इसी तरीके से यहाँ पर भी x ऐसे लेंगे, ठीक है, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट लेंगे, जैसे पहले लिए थे वैसे यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को कवर करने के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका -l/2 होगा, और इस पॉइंट को कवर करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, +l/2, और इसको सॉल्व करोगे आप तो फाइनल आंसर आएगा आपका ml²/12, ठीक है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। चलो, अगर मान लिया रॉड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना रहे, ठीक है, फिर से हम यहाँ पर ले लेते हैं एक रॉड, ठीक है, तो उस सिचुएशन में चीजों को डील कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर मास ना दे करके लैम्डा दिया हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, ऐसे है, मतलब जैसे जैसे यहाँ पर इसका इसका जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ता चल जा रहा है, इसका टोटल लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लिया हुआ है l, ठीक है, इसका लेंथ l दिया हुआ है, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ता जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो इस केस में आपको डील कैसे करना होगा, तो आप यहाँ पर फिर से काम करो, एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, कितने दूरी पे, x दूरी पे, और यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस क्या लेते हैं, dx, तो यहाँ पर आप सीधे dm निकालो, तो dm बराबर कितना होगा, तो लैम्डा dx, और लैम्डा के जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, तो ये लिखने वाले हो, तो लैम्डा नॉट x dx, सिंपल, ये हो गया आपका dm का वैल्यू। अब उसके बाद di बराबर क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पर लिखोगे dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो dm का वैल्यू आप यहाँ पर लिख दो लैम्डा नॉट x dx, और यहाँ पर फिर जाकर के मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा नॉट इधर x³ dx, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to l, और इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, लैम्डा नॉट l का पावर 4/4, ये हो जाएगा आपका आंसर इस केस में, ठीक है। चलो, तो ये अब आप उसी तरीके से आप एक और सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, सॉल्व फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 + 2x, ठीक है, और कैसे केस में, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, -l/2 से +l/2 इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना, ठीक है ना, तो अबाउट ये लाइन जो हो गया x डैश लिख लेते हैं, ठीक है ना, अबाउट x डैश एक्सिस, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। सेम प्रोसेस, जहां पर लैम्डा के जगह पे हम लैम्डा नॉट x पुट किए थे, आपको 3 + 2x पुट करना है, और इंटीग्रेशन में जो लिमिट था वो 0 से l जो हम पुट कर रहे थे, आपको क्या पुट करना है, -l/2 to l/2 पुट करना है, दो जगह चेंज होगा और आंसर में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अब ये सब चीजें तो हो गई, अब कुछ और सिचुएशन देखते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए रॉड कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, रॉड आपका इस तरीके का हो, ठीक है, और एक्सिस जो हो ना हमारा यही हो, ठीक है, ये हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रॉड होता है ना, रॉड में क्या हम लोग मानते हैं कि मास जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ ओनली, ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पर जो थिकनेस हम लोग कंसीडर करते हैं, वो टेंड्स टू 0 हो गया, यहाँ पर थिकनेस जो होगा वो क्या होगा, टेंड्स टू 0 हो गया, ठीक है, तो इन दिस केस यहाँ पर ये हो गया आपको, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर इन दिस केस क्या होगा कि ऑल मास लाई ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन ओनली, ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, अगर मान लिया जाए ये आपका रॉड है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, ठीक है, इसका मास क्या है, m है, इसका लेंथ भी l है, ठीक है ना, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतने पे ये बॉडी लाई कर रहा है, ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस कितना है d, तो देखो यहाँ पर हर एक छोटा छोटा जो मास है वो क्या कांस्टेंट दूरी d पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, md², ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर इन सब चीज को हटा करके एक ऐसा सिचुएशन बनाते हैं, देखो
यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि आपका बॉडी तो ऐसे है, लेकिन यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आपका, इधर है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, मतलब वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, आप एंगल बना रहा है कितना, थीटा बना रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, अच्छे से इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एम डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा फील दिलाने के लिए ऐसा दे लेते, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो बॉडी है ना, वो आपका इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, रॉड है। और ये जो रॉड है ना, वो कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो जब ये थीटा एंगल पे होगा, इसका मास क्या ले लेते हैं हम, m, और लेंथ क्या ले लेंगे, l, ठीक है। तो अब आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, क्या करोगे आप, तो देखो यहाँ पर फिर से हम लोग काम करेंगे x डिस्टेंस पे, यहाँ पर एक dx थिकनेस का फिर से एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आप लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो m/l लिखोगे, ठीक है। परफेक्ट ये चीज। अब उसके बाद क्या लिखोगे, dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx लिखोगे फटाफट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो ये जो मास है इससे परपेंडिकुलरली कितने दूरी पे है, तो आप जब यहाँ पर r लिखोगे तो r आपका ये होगा। सो दिस r will be x sin थीटा, ठीक है। तो जब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया di निकाल रहे होगे तो आप लिखोगे dm इंटू एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो फिर यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, तो m अपॉन l एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx, और x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू l। हाँ, x कहाँ से, यहाँ पर एक बॉडी लाई करेगा सबसे इधर वाला, और सबसे दूर वाला जो बॉडी है वो यहाँ पर, x की वैल्यू इस तरीके से 0 टू l चेंज होगी, है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, m/l, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बाहर कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर dx, राइट, 0 टू l, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m, और यहाँ पर फिर l स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चीज हो गया। देखो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ना है एक्चुअल में जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इस थीटा को अगर 0 बना दो, तो थीटा जब 0 बन गया तो ये सिचुएशन हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 ये हो गया। और अगर ऐसे बना दो तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री होता है, साइन 90 कितना होता है, 0। तो ऐसे सिचुएशन में आई का वैल्यू था ml स्क्वायर अपॉन 3, और ऐसे सिचुएशन में आई का वैल्यू कितना हो गया, 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग अगर डील कर लिए, इस चीजों को समझ में आ गया, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं ये चीज कि देखो अगर ये आपका रॉड था, ठीक है, इसका मास क्या था, m, और लेंथ l था, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, तो ml स्क्वायर बाई 3 आया था। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, तो ml स्क्वायर अपॉन 12 आया था, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें आपको याद रहेगा। खैर ये कई जगह यूज होगा आगे भी, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इस बार हम लोग क्या करते हैं ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कैलकुलेट करना चलते हैं, ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मास क्या है रखेंगे, m ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट की बात किया जाए तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से x डिस्टेंस पे ऐसे क्या करेंगे हम लोग, dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका dx थिकनेस का एलिमेंट, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे आप, तो सबसे पहले लैम्डा डिसाइड करो। यहाँ पर लैम्डा नहीं रहेगा ना, यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा। यहाँ पर मास जो है वो 2 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लेंगे, मास पर यूनिट एरिया, तो a इंटू बी, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर dm की बात करेंगे, तो dm इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू da, है ना। तो सिग्मा इंटू da, m अपॉन ए बी हो गया। और इस डीए की बात करते हैं, तो देखो ये जो डीए जो एलिमेंट जो है उसका अगर एरिया देखेंगे तो इसका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक बी है, और थिकनेस कितना है dx, तो यहाँ पर हो जाएगा b इंटू डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, m अपॉन a dx, तो ये हो जाएगा आपका dm का वैल्यू। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर हम लोग करेंगे i का वैल्यू निकालना है। तो
आई कैसे करेंगे, तो डी आई करना पड़ेगा। तो डी आई कैसे करना पड़ेगा, तो डीएम इंटू यहाँ पर एक्स है, एक्स दूरी पे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब डीएम की वैल्यू आप यहाँ पर ये वाला वैल्यू आप पुट करो, तो एम अपॉन ए, राइट, एम अपॉन ए। ओके, यहाँ पर सुन लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि यहाँ पर ए बी नहीं चल रहा है, यहाँ पर एल बी चल रहा है, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, मास पर यूनिट एल इंटू बी, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एल इंटू बी, यहाँ पर क्या है आपका ये बी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, एम बाई एल इंटू, अब आगे बढ़ाओ इसको, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा आपका, 0 टू एल, और रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो देखो यहाँ पर रॉड के केस में भी, यहाँ पर जान के मैं फॉर्मूला लिखा था कि देखो रॉड के केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है एम एल स्क्वायर बाई 3, और ये रेक्टेंगल के केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो फिर यहाँ पर समझने वाला ये चीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस ये जो रेक्टेंगल है, इसमें इसको आप एलिमेंट कंसीडर आप इस तरीके से भी तो कर सकते हो, एक रॉड, एक रॉड के ऊपर दूसरा रॉड, दूसरे रॉड के ऊपर तीसरा रॉड, तीसरे रॉड के ऊपर चौथा रॉड, तो एक रॉड के ऊपर रॉड, रॉड के ऊपर रॉड, इस तरीके से एक क्या बना गए, इस तरीके से ये बन जाएगा क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। अब हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो डीएम इंटू एल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग कि एल स्क्वायर अपॉन 3 को कॉमन ले लेंगे और डीएम को ऐसे करेंगे, तो सारे मास इंटीग्रेट होकर क्या मिलेगा आपको, एम एल स्क्वायर बाई 3 मिलेगा, है ना। तो ये काम यहाँ पर हो गया। तो अगर ये चीज हम लोग को समझ में आ गया कि वही रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो रॉड का होता है, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया, ठीक है। तो देखो अभी अगर आपको आपसे पूछा जाए कि ये लेंथ अगर एल है और ये क्या हो गया आपका ब्रेड्थ बी हो गया यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और आपसे पूछेंगे कि मैं इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये है आपका क्या, रेक्टेंगुलर शीट हो गया, रेक्टेंगुलर शीट हो गया, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर शीट के केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये लेंथ डिवाइड हो रहा है, राइट, ये लेंथ दो भाग में, यहाँ पर इंटीग्रेट आप कहाँ से कहाँ करते हैं, -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आपको क्या, ml स्क्वायर अपॉन 12 मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग अगर देखेंगे, देखो जैसे यहाँ पर यही था आपका क्या, ये रेक्टेंगल था, यही यही लेंथ है और यही ब्रेड्थ है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात करेंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना मिलेगा, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, -b/2 से +b/2, ठीक है ना। तो ये चीजों को कैसे एक सिमिलैरिटी डेवलप हो रहा है उसको समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर बाई 3, उसी तरीके से जैसे इस एक्सिस के अबाउट कितना मिलेगा आपको, एम एल स्क्वायर बाई 3, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है, और क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बी है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो गया। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर, इन केस ऑफ स्क्वायर चल लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होगा, देखो क्या होगा कि इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि ये लेंथ जितना होगा, ठीक है, ये लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ हम लोग को इधर भी मिलेगा, है ना। तो अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, एम ए स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट भी अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा तो कितना बताओगे आप, एम ए स्क्वायर अपॉन 12, और इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछा जाए तो भी आप क्या बताओगे, एम ए स्क्वायर अपॉन 3, और इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, एम ए स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हो गया आपका स्क्वायर के केस में, है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के को समझते हैं, यहाँ पर हटाओ, हाँ देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है। अब रिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखो रिंग कैसा होता है, यहाँ पर इस तरीके का रिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर
देखो इस तरीके का, इसका मास अगर m हो, इसका रेडियस अगर r हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियरली आपको पता होना चाहिए। एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो तो अभी इसको अगर सामने से अगर देखा जाए तो आपको ये दिखाई कैसे पड़ेगा, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। सामने से ये कैसे दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि इस तरीके का एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा डीएम, है ना, इसका रेडियस कितना है आर, और ये लेंथ, ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा डी थीटा, ठीक है। तो ये डीएम बराबर क्या लिखेंगे आप, डीएम बराबर लिखेंगे लैम्डा इंटू कितना डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा कितना होगा, ये बात है। तो लैम्डा जो होगा वो होगा आपका क्या, मास पर यूनिट लेंथ, तो m अपॉन 2πr, ठीक है। एक सेकेंड, m अपॉन 2πr नहीं, रुक जा, इसको जिस तरीके से कर रहे हैं ना, देखो अभी क्या कर लेते हैं, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, dl मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, लैम्डा निकालते, तो लैम्डा बराबर कितना होगा, मास अपॉन पर यूनिट लेंथ इतना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर dm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू dl, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू m अपॉन 2πr इंटू dl का वैल्यू कितना हो जाएगा, dl का वैल्यू जो होगा वो आप r d थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको रिजल्ट, m/2π इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा आपको dm का वैल्यू, ठीक है। ये जब आपको डीएम का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप फिर से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में डील करोगे, यहाँ तक हो गया आपका। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में इधर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हाँ तो देखो यहाँ पर फिर आप आई निकालना हो तो क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करोगे। जब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको m अपॉन, ओके यहाँ पर 2π रहेगा, ठीक है, m अपॉन 2π, और यहाँ पर फिर ये जो मास जो है कितने दूरी पे है, r डिस्टेंस पे, ठीक है ना, डी थीटा इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो m/2π mr² 2π इंटू डी थीटा, यहाँ पर 0 से 2π के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका mr² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से बताते कि mr² क्यों आया। देखो यहाँ पर क्या है कि ये एक छोटा सा एलिमेंट लोगे dm, ये कितने दूरी पे है, तो r डिस्टेंस पे है, तो इसके ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू dm इंटू r², ठीक है। ये हो गया di का वैल्यू, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको नेट मिलेगा i, ठीक है। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर रेडियस मतलब सारे जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो क्या कांस्टेंट दूरी पे है कि नहीं है, तो जब कांस्टेंट दूरी पे है तो यहाँ पर इंटीग्रेट r जो हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब इस छोटे छोटे हर एक छोटे छोटे मास का इंटीग्रेट करके कितना आएगा, mr², ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr² हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये चीज आपको दिखाते हैं कि देखो अगर मान लिया जाए ये अगर मान लिया जाए इसका भी मास m हो, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है, ठीक है ना। इसका भी मास m हो और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो, r हो, तो यहाँ पर भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो dm और r² बाहर होगा, तो यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr², ठीक है। ये केस हुआ। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस अगर मान लो आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बॉडी जो है ना वो ऐसा है, ठीक है, बॉडी जो है वो ऐसा है, ठीक है, और मतलब ये जो है यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। इसका मास फिर भी अगर m हो, इसका रेडियस अगर r हो, ठीक है ना, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, mr² ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे,
हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे तो हॉलो सिलेंडर का केस क्या होता है? तो देखो हॉलो सिलेंडर में होता क्या है कि यहां से अगर देखा जाए, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि मास जो होता है वो केवल सरफेस पे लाई करेगा। मास जो है वो केवल सरफेस पे लाई करेगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो इसके सारे मास जो है वो कितने दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा एम आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सारे मास जो होगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर में तो अंदर में तो कुछ रहता नहीं, ठीक है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा। पहला तो तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका ये है कि आप समझो ऐसा कि एक रिंग है ऐसा, उस रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, उस रिंग के ऊपर तीसरा रिंग, तीसरे रिंग के ऊपर चौथा रिंग, चौथे रिंग के ऊपर पांचवा रिंग। इस तरीके से n नंबर ऑफ रिंग जो होंगे वो एक के ऊपर अगर एक रख दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा क्या, सिलेंडर, ठीक है। जैसे अगर आप चूड़ी के दुकान में जाओगे, ठीक है ना, तो मतलब बैंगल्स के दुकान में जाओगे तो यहाँ पर एक बैंगल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे रखोगे तो वो क्या एक सिलिंड्रिकल शेप ले लेगा। और सबका ड्यू टू मास कितना, अगर सबका मास अगर डीएम है और तो इसके ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब सारे को इंटीग्रेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना मिलेगा, एम आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर अगर मान लिया जाए हॉलो सिलेंडर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ऐसा केस है, ठीक है, ऐसा केस है, ठीक है ना, और आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसका मास कितना है, m है, ठीक है। तो और इसकी दूरी कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक r। तो इस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर होगा, अगर इसका मास m अगर दिया हुआ रहे तो, ठीक है ना। ये सिलेंडर है, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो देखो एक दूसरे का लिंक कैसे डेवलप हो रहा है, इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क की बात अगर करेंगे तो देखो डिस्क क्या होता है। तो डिस्क को अगर हम लोग बनाएंगे तो देखो एक तो डिस्क हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane and passing through किधर से, passing through सेंटर, ठीक है ना। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। चलो तो देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने का क्या तरीका होगा, इसको सामने से एक बार बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। तो सामने से डायग्राम हम बनाएंगे तो इसका ऐसा दिखेगा डायग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका मास m है, इसका रेडियस r है। क्या करेंगे कि यहाँ पर एलिमेंट कैसा लेंगे, तो x डिस्टेंस, x रेडियस पे एक क्या करेंगे, इस तरीके से एक सेकंड रुक जाओ, इस तरीके से एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। x डिस्टेंस पे यहाँ पर एक एलिमेंट इस तरीके कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस हो जाएगा आपका dx, ठीक है ना। इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, dx। अब इस पे हम लोग काम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला काम आप करोगे, यहाँ पर सिग्मा निकालोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, dm निकालोगे तो सिग्मा इंटू डी एरिया। अब देखो एक बात बताओ, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको कट करते हैं तो इसको अगर फैलाएंगे तो इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस के बराबर, और इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, तो dx के बराबर। तो यहाँ पर d एरिया बराबर कितना लिखोगे आप, तो 2 पाई x dx लिखोगे। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई x इंटू dx लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से फिर रिजल्ट क्या आएगा देखो, तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dm का वैल्यू, ठीक है। dm का वैल्यू ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन निकालोगे। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे, तो dm इंटू क्या करेंगे आप,
एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, यहाँ पर एलिमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिंग रहेगा, ठीक है ना। एलिमेंट क्या रहेगा आपका, रिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसमें स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। अब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो 0 to r, राइट। सो 2m अपॉन आर स्क्वायर, और एक्स क्यूब dx जो है उसको जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, r4/4, राइट। तो फिर फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आया कितना, mr²/2, ठीक है। तो mr²/2 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या, कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना आता है, mr²/2 आता है। देखो अगर मान लिया जाए ये क्या है आपका, हाफ डिस्क है, क्या है ये, हाफ डिस्क है, ठीक है ना। हाफ डिस्क की अगर हम बात करेंगे तो हाफ डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना हो, ठीक है। तो अब इसका भी अगर मास m हो और रेडियस अगर r हो, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट करके सॉल्व करके अगर आप रिजल्ट लाओगे तो यहाँ पर भी रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, mr²/2 मिलेगा, ठीक है ना। मेन जो चीज होता है वो मास होता है, अगर मास सेम है, ठीक है, तो ये सेगमेंट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आपका सेम आएगा। ये क्या है हो गया आपका, ये एक जस्ट एक स्लाइस हो गया, ठीक है ना। तो इसका मास m है, रेडियस r है, और इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू फिर से mr²/2, ठीक है। तो हाफ डिस्क के केस में, और ये क्या सेक्टर हो गया ना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना मिल जाएगा। नाउ अब इसको, ये तो घटा हुआ पार्ट था, ठीक है। अब अगर हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में थोड़ा सा देखते हैं, एक सेकेंड, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर अगर इसका मास m हो और रेडियस r हो और आपको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना दे रखा है, r, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं क्या, कि एक डिस्क ऐसा है, उस डिस्क के ऊपर में दूसरा डिस्क पड़ा हुआ है, दूसरे डिस्क के ऊपर तीसरा डिस्क पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक और डिस्क पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क, तो सारे का मिला करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, mr²/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल बॉडी का। नाउ अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल 3 डायमेंशनल बॉडी का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर, moment of hollow sphere about an axis, about an axis passing through center of sphere, passing through center of sphere। तो देखो चाहे कोई भी बॉडी हो, आप तरीका जो लगाओगे वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है ना। dmx² वाला ही तरीका अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, राइट, है ना, और इस ये बॉडी जो है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। नाउ इसका मास कितना m है और रेडियस कितना है r, तो ये चीजें तो दी हुई है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका मान के चलते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना। बेहतर रहेगा इसके रेफरेंस में अगर हम लोग डील करेंगे चीजों को तो ज्यादा आसानी से काम कर पाएंगे। देखो अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पर थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आप लोगे वो एक स्लाइस लोगे, ठीक है, इस तरीके का स्लाइस, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंट, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ, अब यहाँ पर ये जो स्लाइस है ना, वो आपको यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा होगा वो कितना बना रहा होगा, मान लेते हैं क्या, डी थीटा एंगल बना रहा होगा।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपका आर डी थीटा हो जाएगा। करेक्ट। नाउ अब हम लोग देखो इसका रेडियस कितना ले रखे थे हम लोग आर, है ना। सो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा आपका वो कितना हो जाएगा बच्चे, आर कॉस थीटा होगा। करेक्ट। ठीक है। चलो अब हम लोग इस एलिमेंट के बारे में निकालना स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो सबसे पहले सिग्मा निकालना था हम लोग को। सिग्मा कैसे निकालते थे, तो m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर में मास जो होगा वो सरफेस पे रहेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे डीएम। तो डीएम इज इक्वल टू कितना होता है, तो सिग्मा इंटू डी एरिया। ओके, सो नाउ वी नीड टू फाइंड दिस एरिया डीए। सो देखो बच्चे, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है एलिमेंट, एलिमेंट है कैसा, एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो इसको ऊपर से आप देखोगे तो वो दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, जिसका यहां से यहां तक का रेडियस जो होगा वो कितना होगा, आर कॉस थीटा के बराबर। ये आर कॉस थीटा, राइट। यहां से यहां तक का दूरी जो होगा वो आर कॉस थीटा होगा। करेक्ट। हाँ, विथ लिटिल थिकनेस आर डी थीटा, वो तो पता है, राइट। तो इसका पूरा अगर लेंथ देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 पाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। करेक्ट। सो इस एलिमेंट का एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो कितना लिखेंगे आप लोग बताओ, 2 पाई आर कॉस थीटा एंड दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा। सो नाउ दिस dm वैल्यू विल बी इक्वल टू, तो dm की वैल्यू कितनी होगी, तो सिग्मा का वैल्यू आप पहले पुट कर दो, तो m बाई 4 पाई आर स्क्वायर तो पुट कर ही लिया हमने। फिर da की वैल्यू पुट करेंगे, तो da का वैल्यू कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इनटू डी थीटा। करेक्ट। सो यहां से ये सीधा कैंसिल आउट होने वाला है और यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा आपका क्या, m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। सो ये हो गया आपका dm का वैल्यू, है ना। अब अगर dm का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं तो अब हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेट करना है डी आई को। करेक्ट। सो यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। चलो अब यहाँ पर ये डीएम क्या है, तो मास है एलिमेंट का, तो वो तो सबसे पहले हम लोग को पुट कर लेना है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। करेक्ट। नाउ अब उसके बाद हम लोग लेंगे क्या, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, तो देखो ये जो एलिमेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है, तो आर कॉस थीटा डिस्टेंस पे है, राइट। सो आपको यहाँ पर आर कॉस थीटा का स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल डी के बगल में क्या है, थीटा है, तो थीटा को चेंज करोगे तो आपको मतलब थीटा को चेंज करके आपको पूरा यहां से लेकर के ऊपर तक के सारे एलिमेंट को कवर करना है, राइट। तो यहाँ वाला सबसे नीचे वाला बॉटम मोस्ट एरिया पे अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपका लिमिट होगा -π/2 and this topmost will be covered when we will put limit as π/2, right। तो इस तरीके से देखो एक एलिमेंट आप यहाँ पर भी ऐसे ले सकते हो, फिर उसके बाद बड़ा वाला एलिमेंट यहाँ पर, फिर और बड़ा वाला एलिमेंट, तो ये थीटा का वैल्यू देखो, ये अगर रेफरेंस आप लाइन लेते हो, ठीक है, ये अगर रेफरेंस लाइन लेते हो तो इससे मतलब इधर अगर आप क्लॉकवाइज में तो फिर इधर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेना पड़ेगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर -π/2 और +π/2 ऐसे लिए। ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर बस और इंटीग्रेट करना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट चीजें हैं वो तो इतना ही है आपके पास, mr²/2 इतना ही कांस्टेंट चीज है। ठीक है। फिर यहाँ पर -π/2 से π/2 और यहाँ पर आपको cos क्यूब थीटा डी थीटा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई कि यहाँ पर cos क्यूब थीटा का वैल्यू, सॉरी cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा और वो ये होता है कि जब भी cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन sin क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन लेना होगा, निकालना होगा, तो आप लोग यहाँ पर cos 3 थीटा को याद करना। तो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। करेक्ट। सो यहाँ से 4 cos क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, है ना। और यहाँ से फिर cos क्यूब थीटा का वैल्यू लाते हैं हम लोग क्या, 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3/4 cos थीटा। ठीक है। चलो तो वही सारी चीजें यहाँ पर हम लोग दोबारा पुट करने वाले हैं, तो mr² अपॉन 2
यहाँ पर -π/2 टू π/2 इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3/4 cos थीटा डी थीटा, है ना। यहाँ तक ले आएंगे चीजों को। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो देखो ये जो 4 है ना उसको हम लोग को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको पूरा को अब देखो यहाँ पर cos 3 थीटा का क्या इंटीग्रेट करोगे आप, cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या cos sin 3 थीटा बाई 3, ठीक है। यहाँ पर sin 3 थीटा बाई 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सारा सॉल्व करने के बाद फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पुट करने आता ही है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 2/3 mr²। ये रिजल्ट हम लोग को याद करके रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिजल्ट अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारे फॉर्मूले में, बहुत सारे केसेस में आपको आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो सॉलिड स्फेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्फेयर में भी आप उसी तरीके से इंटीग्रेट करके आप वैल्यू रिजल्ट सॉरी आप रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना, सॉलिड स्फेयर के केस में भी, ठीक है। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप इसका मेन जो फॉर्मूला होता है ना वो याद रखो, वो आपसे भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है, तो I इज इक्वल टू आपको याद रखना है 2/5 mr², ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। इसका इंटीग्रेशन आप लोग करके देखना, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं आप कॉम्प्लिकेशन में जा रहे होगे तो आप बताना, फिर आपको सिंप्लीफाइड वे बता दिया जाएगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।